चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए अपन पढ़ रहे थे व्यवहारवाद और वो दोनों चीजें लिखी थी। आज अपन एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी को छोड़ देना। देखो हेडिंग लगाना अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के देखो अभी देखना, अभी आपको पता चलेगा। इस तरह पाएंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और एक तरफ पाएंगे आपके संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। तो ऐसे आपको बड़ी लंबी चौड़ी ऐसे सारणी बनानी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ऐसे बना के छोड़ देना। फिर मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे इसको भरते जाना है। समझ में आई बात? एक तो आ गए अधिगम के क्या आ गए व्यवहारवादी सिद्धांत, और एक कौन से आ गए आपके संज्ञानवादी सिद्धांत। अब इन सारे सिद्धांतों के बारे में अपन वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो देखिए फिर ऐसे लगा लेना, बाकी सारणी को पूरी कोई खाली छोड़नी है। इधर नंबर 1 लिखना उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और आगे लिखना थॉर्नडाइक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और आगे क्या लिखोगे, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक। ऐसे लिखो इसके आगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और ये किसने दिया था आपका, थॉर्नडाइक ने। और इसमें और कौन सा आएगा, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया के अलावा एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चलो पूरा ही भरवा देता हूं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, आईपी पावलोव, आईपी पावलोव। चलिए नंबर 3 पर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें आ जाएगा आपका बीएफ स्किनर। क्या आ जाएगा, बीएफ स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंदर कौन सा आ गया, बीएफ स्किनर। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत, इसी में है इस तरफ। पुनर्बलन का सिद्धांत, और वो किसने दिया था, सीएल हल। पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, और इस तरफ क्या है आपका, सीएल हल। इसका पूरा नाम है क्लार्क एल हल। अभी सारे बता दूंगा मैं क्या 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 किस प्रकार से। आईपी पावलोव। अब इधर नंबर 1 पर लिखो, ये आ गया, उस तरफ से पूरा आ गया। अब इसमें लिखो क्षेत्रवाद का सिद्धांत डाल दो, या फिर सबसे पहले आप इसमें लिख लो क्षेत्रवाद सिद्धांत। क्षेत्रवाद का सिद्धांत आता है कुर्ट लेविन का, ये क्षेत्रवाद सिद्धांत कुर्ट लेविन। ये है कुर्ट लेविन का। नंबर 2 पर है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दिया था कोलर ने, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये किसने दिया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपका कोलर ने। कोलर ने दे दिया, कुर्ट लेविन ने दे दिया। उसके बाद में नंबर 3 पर लिख दो आप
चलो ये इतना ही लिखो, 2 लिख दो बस। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, अभी एक एक को पूरा याद कराऊंगा, किसका क्या है क्या नहीं है, एक एक सिद्धांत पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं ऊपर। अब लगाइए हेडिंग व्यवहारवादी सिद्धांत। पहले लिख रहे हो? अच्छा अच्छा लिखो। हाँ, क्या समझना है? अभी तो इंडेक्स बनाइए, समझना क्या है, अभी तो पढ़ाऊंगा ये मैं। जैसे चैप्टर का नाम लिखा था ना, वैसे टॉपिक। अच्छा हाँ हाँ, ये 4 नंबर है। देखो अब इन सब के पूरे नाम भी बता देता हूँ। थॉर्नडाइक को कहा जाता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है। अब I.P. पावलोव है, ये है इवान पेट्रोविच पावलोव। I.P. पावलोव, ये है आपका इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। B.F. स्किनर है, ये है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर है, ठीक है। चलिए और क्या है, और इसको करते हैं ऊपर। CLL हल है, इसका है आपका पूरा नाम है क्लार्क एल हल। CL हल का है आपका क्लार्क एल हल। आज यार सेटिंग बैठा। CL हल है, इसका पूरा नाम है क्लार्क एल हल। ठीक है, क्लार्क एल ही हल है, क्लार्क एल ही है, हाँ ये इसके साथ ही एड है। उसके बाद में है, लो भाई थाली लो, कॉलर, वोल्फगंग कॉलर। इस कॉलर का नाम है वोल्फगंग कॉलर। ये लिखो, उसके बाद लेते हैं एक एक करके सबका नंबर। कर दूं ऊपर? क्या रहा है? लियोनार्ड एल का। मैंने तो इतनी बुक देखी, सब में हल लिखा हुआ आता है, CL हल आता है और पूरा नाम आता है तब क्लार्क एल हल आता है। लियोनार्ड होगा, बाकी किसी बुक में मैंने लियोनार्ड देखा नहीं। लास्ट वाला वोल्फगंग कॉलर, ये एक मतलब आर्मी में था वोल्फगंग कॉलर। ये चिंपैंजी पे प्रयोग किया था इसने, और कैनेडी द्वीप पर, और वहां पर क्या था, ये आर्मी में था, तो बेटे बेटे ये सब प्रयोग करता था, एक्सपेरिमेंट बताएंगे, अभी सारा कुछ आएगा। चलिए अब लगाओ व्यवहारवादी सिद्धांत। देखो अब अपन पढ़ेंगे कैसे, अधिगम के सिद्धांत है, पहले पढ़ेंगे ये 4 इस तरफ है व्यवहारवादी, फिर 2 इस तरफ वाले, और ऐसे कंप्लीट होगा।
ठीक है ना। तो चलिए पहले हेडिंग लगाओ व्यवहारवादी सिद्धांत। हाँ लो 1 सेकेंड रुके जो 300। चलिए अगला है अपना, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत। अब मैं जितनी बातें बताऊं पहले ध्यान से सुननी, लिखने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और बाद में लिखना शुरू करने के बाद बहुत जल्दबाजी से लिखना, ध्यान रखना, वहां धीरे धीरे नहीं लिखना, ठीक है ना। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें नंबर 1 पर आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब ये दिया किसने था? ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक। अब जैसे कोई एक सिद्धांत रहता है उसको कई नामों से जानते हैं, और उस उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसको कई नामों से जानते हैं, तो जिन जिन अन्य नामों से जाना जाता है उनको बोलते हैं उपनाम। उनको क्या बोलते हैं? उपनाम। जैसे उद्दीपक का मतलब होता है एस स्टिमुलस, और अनुक्रिया का मतलब होता है रेस्पॉन्स आर, तो इसका उपनाम हो गया एस आर थ्योरी। इसको क्या कहा जाता है? एस आर थ्योरी। आगे आएगी एक आर एस थ्योरी, तो वो भी मैं बताऊंगा। एस आर थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें आपके बंध बनता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बंध बन जाता है, तो इसे बंध का सिद्धांत, बंध ऑब्लिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ में आई बात? इसमें प्रयास करते जाते हैं तो त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और अंततः व्यक्ति सीख जाता है, इसलिए इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन नामों से भी जाना जाता है इस सिद्धांत को, तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें प्रयत्न किया जाता है, भूल होती रहती है, भूलों की संख्या कम होती जाती है। प्रयत्नों की संख्या जैसे जैसे अपन कंटिन्यू रखते हैं भूलों की संख्या कम होती है, तो इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये इसमें मेन चीजें थी, और इसमें संयोजन होता है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य, इसलिए इसको संयोजन का सिद्धांत वगैरह वो भी कहते हैं। संयोजन का सिद्धांत भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, संयोजन का सिद्धांत। ओके, अब थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक के बारे में भी पता रहना चाहिए, कहाँ सिद्धांत दिया, कैसे दिया। अभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग किए इसने। अब ये जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा आइटम है ये, तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में चलो एक काम करो, इधर से मिटाओ इसको, इधर इसका कोई काम नहीं। एक सेकेंड, थॉर्नडाइक के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। थॉर्नडाइक कहाँ के थे, क्या क्या काम करते थे, ये मैंने बताऊं। थॉर्नडाइक ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, ठीक है, चूहों पर, बिल्ली पर, चूजों पर, कई पर प्रयोग किए, खरगोश पे, लेकिन थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया वो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने ये, पहली बात, ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये इनका मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत, और ये किस पर प्रयोग करते हुए पाया गया? बिल्ली पर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये बिल्ली पर भी प्रयोग करते थे क्या? तो ये बिल्ली कुत्तों पर ही प्रयोग करते थे, इंसानों से इनका पहले कोई लेना देना ही नहीं था। ये पहले पशुओं पर ही अध्ययन करते थे, बाद में आए शिक्षा के क्षेत्र में, तब ये लोगों से जुड़े, मतलब लोगों से इनका क्या हुआ, आमना सामना हुआ। तो थॉर्नडाइक के बारे में मोटी मोटी तौर पर चीजें बताते हैं। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखो लाड लोग, मैं बताता हूँ, ज्यादा इनके बारे में जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई फुल फॉर्म पूछेगा इतनी कि ये वगैरह, ठीक है। तो भी थोड़ी थोड़ी ध्यान रखा करो, ऐसे आपके काम चल जाएगा। ना इनका कोई जन्म पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ, इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये मूलतः पशुओं पर अध्ययन करते थे, इसलिए इनको, ये पशुओं पर, रात दिन पशुओं पर अध्ययन करते थे, इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पशुओं पर अध्ययन करने की शुरुआत इन्होंने की थी, पशु मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पशुओं पर अध्ययन करते करते उनको क्या कर लिया,
सिद्धांतों को, साइकोलॉजी तो इन्होंने सीख ली, साइकोलॉजी के सिद्धांत तो इन्होंने दे दिए, लेकिन ये पहले आदमी थे जिन्होंने साइकोलॉजी को शिक्षा में अप्लाई किया, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कई बुकें लिखी थी, फेमस अच्छी बुक्स लिखी थी, लेकिन इन्होंने जो ये प्रयास व जो त्रुटि का सिद्धांत दिया था ना, वो इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में दिया था। किस में दिया था? एनिमल इंटेलिजेंस। याद कैसे रखोगे? इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ये रात दिन पशुओं पर काम करते थे, तो ये इनकी बुद्धि की बात करेंगे, पशुओं की बुद्धि की बात करेंगे, तो क्या हो गई? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। किसमें? एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। एनिमल इंटेलिजेंस में अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उद्दीपक, अपना प्रसिद्ध सिद्धांत एसआर थ्योरी दिया, प्रसिद्ध सिद्धांत एसआर थ्योरी दिया, सिद्धांत एसआर थ्योरी दिया। अब देखो, आपको कई चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, थोड़ा बहुत तो खुद का खोपड़ा इस्तेमाल करना है। जैसे वो ऐसे बोल दे एग्जाम में कि बॉन्ड थ्योरी किसने दी, तो बॉन्ड का मतलब बंद होता है, और बंद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऐसे लगाओ व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया, यहां तक छापो ताबड़तोड़। एक इसमें एक और नाम लिख लेना, एक से। हेलो, हाँ ठीक है ना, ठीक। देखिए, इसमें मैं पहले चलो एक्स्ट्रा मैं और लिखा दूंगा। इसमें एक लिख लेना उत्तेजित अनुक्रिया का सिद्धांत। उत्तेजित अनुक्रिया, अनुक्रिया बार बार करते ना, बार बार करते जाते हैं, उत्तेजित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें एक कंफ्यूजन पॉइंट आता है कि उत्तेजित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत को कहते हैं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। जबकि एक सिद्धांत होता है उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव। वो मैं स्पेशली मेंशन करके हाशिए में लिखा दूंगा, डिब्बे में बंद करके। आज कन है कि है ही कौन तांगना है सिस्टम। हाँ, कहाँ गए नोटबुक वगैरह? नोटबुक कौन लेगा? ये खींचो खींचो, फोटो खींचो। हाँ, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, बंध संबंध सब है। थोड़ा सा ऊपर कर दूंगे। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था इस सिद्धांत के अंतर्गत, अपने क्या दिए थे? नियम दिए थे। क्या दिए?
नियम दी। तो इसमें कौन कौन से नियम आते हैं? थॉर्नडाइक ने अपने नियम दिए थे। ये पुस्तक तो आ गई, एक बॉक्स में बंद करके ऐसे लिख लेना। जो कंफ्यूजिंग जो पॉइंट होंगे उनको अपन एक साथ लिखेंगे ताकि वो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। चलिए इसके अंदर लिखेंगे उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था आपके आईपी पावलोव ने। तो ये क्या होते हैं, दोनों कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत आईपी पावलोव, किसने दिया था? आईपी पावलोव। हाँ, आईपी पावलोव। हाँ, उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और उत्सर्जित अनुक्रिया दिया था आईपी पावलोव। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया? अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत अपने नियम दिए थे। थोड़ा नीचे करें यार, टाइम चला जाएगा, एक सिद्धांत ही कंप्लीट नहीं होगा आज में। ये ब्रॉडकास्ट में डाल दें तो आप लिख लोगे घर पे? हाँ हाँ, अच्छा, बाद में नहीं, मजा नहीं आता ना। लिखो लिखो, कोई बात नहीं। लिख लिया? आईपी पावलोव। आलते राणा सांगा रिपड्यान से कोट पटा लगे था। मैं तो 11वीं यान के पढ़ा जो मानत की कौन लगे। देखो थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक ने अपने नियम दिए। अब नियम भी दो पार्ट में दिए, पहले ध्यान से देखना है। थॉर्नडाइक के नियम, इसने क्या किया? अपने नियमों को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में कैसे बांटा? इसने कहा कि प्राथमिक नियम, या फिर वो उसको बोल देता है मुख्य नियम, या फिर वो उसको बोल देता है प्रधान नियम। क्या बोल देता है? प्रधान नियम। अभी लिखो मत रे, अभी ऐसे लिखोगे अभी आपके गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ऐसे। और एक साइड उसने बोला कि द्वितीयक नियम, या फिर इन नियमों को क्या बोल दो आप? गौण नियम। अब इधर से इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे। अभी मैं पूरा पीडीएफ का बताऊंगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चन बन गए। आप कहोगे हे भगवान, इतने क्वेश्चन कैसे बन गए? तो दो तरीके से इसने नियम दिए। तो इसने टोटल 3 तो दिए थे प्राथमिक नियम, और गौण नियम कितने दिए थे? 5। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने कितने गौण नियम दिए? तो कितने दिए? 5। थॉर्नडाइक ने कितने प्राथमिक या प्रधान या मुख्य नियम दिए? तो 3। इसमें नंबर 1 पर आता है आपका तत्परता या तैयारी का नियम। तत्परता ऑब्लिग तैयारी का नियम। तत्परता ऑब्लिग तैयारी का नियम। नंबर 2 पर आता है आपका अभ्यास का नियम। नंबर 2 पर क्या आएगा? अभ्यास का नियम। नंबर 2 है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ये अभ्यास का नियम इसमें आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है? जैसे ये गौण नियम दे, इनके नीचे अभी उप नियम और आएंगे। जैसे तैयारी और तत्परता का नियम है, इसका भी क्या है? आपका उप नियम है। अभ्यास का नियम है, उसका भी क्या है? आपका उप नियम आएगा। तो आप एक काम करो, पहले ऐसे एक सारणी बनाओ, यहां तक की सारणी बनाओ ऐसे। इनके उप नियम इसके साथ ही लिखा देता हूं। पहले ऐसे सारणी बना लो ऐसे। थॉर्नडाइक के नियम प्राथमिक प्रधान ये लिखाओ, और इसके नीचे में उप नियम लिखा के इसके साथ में ऐड करवाता हूं। एक मिनट, इसको ऐसे
लिखो। तैयारी तत्परता का नियम, इसका उपनियम है आपका रुचि का नियम। उपनियम क्या हो गया? रुचि का नियम। अब रुचि का नियम क्यों नाम दिया वो अपन इस नियम को पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नंबर 2 पर है आपका अभ्यास का नियम। किसका नियम है? अभ्यास का नियम। तो इसका उपनियम हो जाएगा आपका उपयोग अनुपयोग का नियम। इसका उपनियम क्या है? उपयोग अनुपयोग का नियम। उपयोग अनुप्रयोग का नियम, और कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रयोग अनुप्रयोग का नियम, वो मैं आपको थ्योरी के अंदर ऐड करवा दूंगा। उपयोग अनुप्रयोग का नियम। नंबर 3 पर आता है आपका प्रभाव का नियम, और इसका उपनियम है संतोष है संतोष का नियम। प्रभाव का नियम, और इसका उपनियम क्या आ जाएगा? संतोष ए संतोष का नियम। संतोष ए संतोष का नियम। इधर पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। छापो दमादम। बहु प्रतिक्रिया का नियम नंबर 1। नंबर 2 पर आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 2 पर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 3 पर आप ले लो साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य व्यवहार का नियम। अगला हो जाएगा सादृश्यता का नियम। नंबर 4 पर सादृश्यता का नियम। अगला हो जाएगा मनोवर्ती का नियम। और नंबर 5 पर आ जाएगा आपका मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम। हाँ, ये फोटो खींच लो, ऊपर वाला साथ में लोग ऐसे। अब एक एक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, वापस हेडिंग डालेंगे किसमें? प्राथमिक मुख्य प्रधान नियम, और नंबर 1 लगाएंगे तैयारी ऑब्लिक तत्परता का नियम, और उसमें लिखना शुरू करेंगे, एक एक नियम को समझेंगे।
देखिए अब मैं जैसे आपको लिखाऊंगा तो अलग, पहले इसको समझाऊंगा प्रत्येक, ये जो 5 और 3 8 है ना, इन सबको समझाऊंगा, तो पहले समझना है। नंबर 1 पर है आपका तत्परता का नियम। आप कैसे लिखोगे? आप पहले हेडिंग लगाओगे प्राथमिक, वापस हेडिंग लगाओगे प्राथमिक मुख्य प्रधान नियम, हेडिंग लगाओ प्राथमिक मुख्य प्रधान नियम, और उसमें नंबर 1 डालो तत्परता ऑब्लिक तैयारी का नियम, और आगे कोष्टक में लिख देना उपनियम रुचि का नियम, और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करोगे जो मैं बोलूंगा, है ना। तो पहले तो अपन समझते हैं फिर लिखेंगे। तत्परता ऑब्लिक तैयारी का नियम, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है, अर्थात तत्परता किसे कहते हैं, इनसे पूछा गया कि तत्परता किसे कहते हैं, तो इन्होंने एक वुडवर्थ की परिभाषा दे दी। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था कि मानसिक रूप से तैयार होना ही क्या है, तत्परता। यदि आप किसी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार हो तो हम आपको कह सकते हैं कि आप तत्पर हो। जैसे आप पढ़ने के लिए मेंटली तैयार हो कि अब क्लास में आ गए, अब हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, आप मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो, इसका मतलब आप पढ़ने के लिए क्या हो, तत्पर हो। तो वुडवर्थ की परिभाषा आती है कि मानसिक रूप से तैयार होना ही क्या है, तत्पर, या फिर तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। फिर इन्होंने कहा कि बताओ भाई आप अपना तत्परता ऑब्लिक तैयारी का नियम बताओ, क्या नियम है। तो इसने नियम भी दिए थे, और नियम कैसे दिए, ये सारे नियम आए कैसे, वो मैं सारे बताऊंगा। इनको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, और लास्ट में थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता लिखेंगे, उसमें भी बताएंगे। तो पहली बात है तत्परता ऑब्लिक तैयारी का नियम, ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को उसकी रुचि का कार्य दिया जाए, यदि किसी कार्य को उसकी रुचि का कार्य दिया जाए, यदि या फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिस कार्य में उसकी रुचि है, तो फिर वह उसके लिए क्या रहेगा, तत्पर रहेगा। और यदि उस व्यक्ति की उस काम में रुचि नहीं है तो फिर वह उस काम के लिए तत्पर नहीं रहेगा। और इसमें एक चीज और लागू होती है कि यदि कोई ऐसा कार्य दिया जाए जिसमें व्यक्ति की रुचि है तो वो उस कार्य को तत्परता से करेगा, और तत्परता से करेगा तो उसके अधिगम की मात्रा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई बात? ये तो है इनका सिद्धांत। तत्परता मैंने बता दी। अब इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? इसका शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्व है कि आप बच्चों को पढ़ाओ तो पढ़ाते वक्त कुछ ऐसा करो कि उनकी उस सब्जेक्ट में क्या पैदा हो, रुचि पैदा हो। जब उनकी रुचि पैदा होगी तो फिर वो क्या होंगे, तत्पर होंगे, अर्थात सीखने के लिए मानसिक रूप से क्या होंगे, तैयार होंगे। और जब तैयार होंगे, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, तो फिर वो अधिगम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे लाडलो। तो सीधी सीधी बात है, आपका सब्जेक्ट चाहे कैसा ही हो, आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, बच्चों की रुचि है वो पैदा करनी है। समझ में आई बात? जैसे साइंस का सब्जेक्ट है तो बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। और छोटी कक्षाओं में भरपूर टाइम रहता है लाडलो। अभी तो अपन ताबड़तोड़ पढ़ रहे, 3 महीने में एग्जाम है ना, बच्चे हो आप, आपका सर्वांगीण विकास हो चुका है। समझ में आई बात? वरना हिस्ट्री का कोई क्लास है तो बच्चों को पहले स्टोरी सुनाओ, तो फिर बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा होगा तो बच्चे दूसरे दिन मानसिक रूप से क्या रहेगा, तैयार रहेगा। सिद्धांत समझ में आ गया ना आपको? पता चल गया उपनियम क्यों नाम है। अगला अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि यदि आप किसी चीज की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो सीधी सीधी बात है आपको अधिगम शानदार हो जाएगा। लेकिन ये रूल क्या कहना चाह रहा है, ये रूल कहना चाह रहा है कि यदि कोई चीज ऐसी है जो आपको उपयोगी फील हो रही है कि ये यूजफुल है, तो आप उस चीज के लिए क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे, अभ्यास करोगे। समझ में आई बात? यदि उस चीज की आपको अनुपयोगी लग रही है, या फिर उस चीज की महत्ता है, उपयोगिता है, वो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप उसके लिए अभ्यास नहीं करोगे। समझ में आई बात? इसका मतलब यदि किसी अधिगमकर्ता को जो कार्य है उसकी उपयोगिता महसूस करवाई जाए तो वह उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेगा, और अधिगम की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि जैसे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं तो बच्चों को आपको क्या करना है, उस नॉलेज की इंपॉर्टेंस है वो क्या करवानी है, फील करवानी है। समझ में आई बात? नहीं। अभी आप साइकोलॉजी के लिए यहाँ क्यों बैठे हो सुबह सुबह आके? आप इसलिए बैठे हो क्योंकि इसकी आपको उपयोगिता मालूम है कि कल को कहीं एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन राइट करेंगे, जॉब लगेगी, इसलिए पापड़ बेल रहे हो। समझ में आई बात? यदि आपको ऐसे बोल दिया जाए कि कुछ ही नहीं है, मंदिर में जाते हैं, ठीक है, वैसे जाना है, नॉलेज प्राप्त कर लो बस, कहीं सिलेबस में कहीं नहीं है, तो फिर आप नहीं बैठते। समझ में आई बात? इसके अलावा इसमें आपकी रुचि भी है, इसीलिए आप मानसिक रूप से तैयार होकर बैठे हो इसमें। समझ में आई बात? तो आपको बच्चों को क्या करना है, उस नॉलेज की इंपॉर्टेंस फील करवाना है। और नॉलेज की इंपॉर्टेंस कैसे फील होती है,
आप बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, यदि आप उसको उसकी डेली लाइफ से जोड़ के बताते हो ना, तो बच्चे को उसकी क्या मालूम चलती है, उस नॉलेज की इंपोर्टेंस पता चलती है। समझ में आई बात? जैसे कुछ भी आप बुक में पढ़ा रहे हो, उसको डेली लाइफ से जोड़ जोड़ के बताओ कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, देखो ये ऐसे होता है, तो वो उसमें रुचि भी लेगा, मानसिक रूप से तैयार भी होगा, और वो उसको उपयोगी फील होगी, तो वो उसके लिए क्या करेगा, अभ्यास भी करेगा। तो इससे बच्चा बहुत अच्छा सीखेगा। अगला क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह कहता है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हो तो नो डाउट उस कार्य के क्या आते हैं, परिणाम आते हैं, और उन परिणामों से यदि आपको संतोष का अनुभव होता है तो आप दोबारा उस प्रोसेस को जारी रखोगे, और यदि आपको असंतोष प्राप्त होता है तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे, उस कार्य को दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, दोबारा नहीं करोगे तो मतलब अधिगम का मामला फिनिश है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी अधिगमकर्ता को उस कार्य के परिणाम से संतोष की अनुभूति होती है तो फिर वो क्या करेगा, उस कार्य को, उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेगा, और रिपीट करने से उसका अधिगम क्या होगा, शानदार होगा। तो आपको करना क्या है, तो आपके, और इससे प्रभाव आता है, प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक आता है परिणाम से। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब आप पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद में क्या होना चाहिए, बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे को खुद को सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए। जैसे मैं आपको यदि हवा में पढ़ाता, पूरा समझा, पूरा देता, तो आपको संतोष का अनुभव नहीं होता। समझ में? आपको संतोष का अनुभव कब होगा, देखो मैं बताता हूँ। पहले आपको समझाया, उसके बाद में आपको बढ़िया तरीके से नोट्स लिखाए, एकदम आपने शानदार तरीके से लिखा, डिब्बे में बंद किया, शॉर्ट ट्रिक बताई, स्टोरी बताई, और आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपके शानदार नोट्स बने हुए। इसीलिए आप बोल रहे हो कि सर टेस्ट लो, क्योंकि आप में क्या है, कॉन्फिडेंस। समझ आई? यदि ये हवा में या ऐसे ही लिखाया हुआ रहता ना मेरा रैंडमली, तो आप टेस्ट के लिए चूँ ही नहीं करते, नहीं आपको पता चलता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है ये। ठीक है, अब क्या होगा, अभी आपका एकदम प्रॉपर वे में टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में बढ़िया तरीके से नंबर आएंगे आपके, क्योंकि जैसे पढ़ाया हुआ कंटेंट है उसमें से देंगे तो नो डाउट नंबर आएंगे, जो पढ़ता है उसके आएंगे। तो फिर उसको टोटली इस अधिगम चैप्टर को लेकर के क्या फील होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगा। फिर मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लाऊंगा कि ये रीट में आया हुआ, ये सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड, ये सब अधिगम के क्वेश्चन है, करो धमाधम इसको सोल्व। यहाँ पे पीपीटी चलाएंगे, आप धमाधम जवाब दोगे, तो आपको क्या फील हुआ, संतोष का अनुभव हुआ। आप पर प्रभाव कैसा आया, सकारात्मक आया। तो फिर यदि हम क्लास बंद भी कर देंगे ना, तो आप बोलोगे कि सर अब आप अगली यूनिट पढ़ाओ, कब पढ़ा रहे हो। समझ में आई बात? क्योंकि आपको क्या अनुभव हुआ, संतोष का अनुभव हुआ। तो ये सीखने के नियम दे रहे थे, थॉर्नडाइक जी है वो बता रहे थे कि कैसे क्या सीखना है, क्या है क्या नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एक इंसान को कैसे सिखाना है। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मोटे मोटे तौर पर तो मैंने बता दिया, मुख्य मुख्य नियम मैंने बता दिए, अब आपको छोटे मोटे और नियम बता देता हूँ, आपके सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा बहु प्रतिक्रिया का नियम। इन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दो, प्रैक्टिस पर जोर दो, चीज़ों को बार बार क्या करो, रिपीट करो। समझ में आई बात? तो ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है। अब आप बोलोगे कि सर इतना छोटा छोटा नियम क्यों बताया, तो भी बताता हूँ क्यों बताया। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम है, इसमें यह कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा कंटेंट उसको टुकड़ों में बांट करके सीखते हैं ना, तो वो किस में आ जाता है, आंशिक क्रिया के। सादृश्य और सादृश्य। सादृश्य का मतलब तो होता है आपका सादृश्य, मतलब पहले से देखा हुआ है। ठीक है, आप किसी को देख देख के कोई चीज करते हो, वो सादृश्यता में आती है। जैसे एक बच्ची अपनी माँ को खाना पकाते हुए देखकर और वो खुद भी खाना पकाने लग जाती है, तो ये किस में आएगा, ये थॉर्नडाइक के अनुसार कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो ये सादृश्यता के नियम के अंतर्गत। और जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आता है अप्लाइड के अंदर। समझ में आई बात? यदि मैं ऐसे पूछूं सादृश्यता का नियम है, फिर नीचे लिखा हुआ है थॉर्नडाइक का मुख्य नियम, थॉर्नडाइक का गौण नियम, दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं, तो ये है थॉर्नडाइक का गौण नियम। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट फैक्ट पूछा है। और यदि मैं ऐसे बोलूं कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी दिन रात मॉक टेस्ट देता है, बार बार कंटेंट को दोहराता है, और इस प्रकार से वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है, बताओ वो थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत किस, थॉर्नडाइक के कौन से गौण नियम के अंतर्गत आ रहा है, बहु प्रतिक्रिया के नियम। वो बार बार क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट है, उसको क्या किया हुआ है, इसमें अप्लाई किया हुआ है। अब इसके आगे क्या है, साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य व्यवहार का नियम ऐसे है कि जैसे साथ में रहते हुए वो व्यवहार है वो एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है ना, इसको बोलते हैं साहचर्य व्यवहार का नियम। जैसे घर में जैसे कुत्ता है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो
जैसे कोई बुजुर्ग है, उनके दादाजी हैं, वो उनके बच्चा उनके साथ क्या करता है, खेलते हैं, वो उनको आगे से पीछे से खींचते रहते हैं, उनके ऊपर चढ़ते रहते हैं, वापस नीचे गिरते हैं, ऐसे उनके साथ मस्ती करते रहते हैं। तो ये कुत्ता भी है, वो भी क्या करेगा, इनके साथ ऐसे मस्ती करेगा। समझ में आई बात? जैसे ये दादाजी स्कूटी छोड़ के इधर आने लगे, बच्चे उनकी तरफ दौड़े, ये भी साथ में दौड़ेगा, वो उनको पकड़ेंगे तब तक ये भी जमीन पे इधर लौटने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये साचर्य व्यवहार का नियम। अगला है मनोवर्ती, और मनोवर्ती का नियम, और वर्ती का मतलब नजरिया, सोच होता है। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। कुल मिलाकर बात ये मेंटल स्टेट की बात की जा रही है, मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जो सीखते वक्त जो मानसिक मनोवर्ती है वो कैसी हो, सकारात्मक हो, तो सीखने की मात्रा अधिक होती है, वरना कम होती है। सीधी सीधी बात है। तो ये नियम है भाई, समझ आ गए सर? लगाओ प्राथमिक मुख्य प्रधान नियम, उसके अंतर्गत लिखो तत्परता ऑब्लिक तैयारी का नियम, उप नियम है रुचि का नियम। इसमें पहले वुडवर्थ वाली परिभाषा डालो, लिखो वुडवर्थ। वुडवर्थ में लिखो तत्परता से अभिप्राय है क्या? हम नहीं लिखेंगे हैं? हाँ, तत्परता का नियम है ना, ये तत्परता का नियम, ऐसे हेडिंग लगा दी और यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखो वुडवर्थ। वुडवर्थ की इसमें डाल देना परिभाषा, और उसके बाद में यहाँ नीचे से लिखना शुरू कर देना सिद्धांत के बारे में। वुडवर्थ के बारे में लिखो, तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। अब नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार एक प्राणी जब किसी कार्य को किसी कार्य को करने के लिए, थॉर्नडाइक के अनुसार एक प्राणी जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, थॉर्नडाइक के अनुसार एक प्राणी जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसी समय उसे कार्य दे दिया जाता है, और उसी समय उसे कार्य दे दिया जाता है, तो वह उस कार्य में रुचि लेता है। उस कार्य में क्या लेता है? रुचि लेता है। ये दोनों तरफ से लागू होता है, ध्यान रखना। रुचि है तो ही तत्पर है, और तत्पर है तो करेगा तो उसको क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। तो वह उस कार्य में क्या कर, यदि वह उसी समय वो कार्य दे दिया जाता है, तो वह उस कार्य में रुचि लेता है तथा उसे सफल बना लेता है, मतलब उस कार्य को सक्सेसफुली कर लेता है। परंतु यदि वह तैयार नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर है और उसी समय उसे कार्य दे दिया जाता है, तो वह उसे सफल बना लेता है। परंतु यदि वह तैयार नहीं है, तो उस कार्य में रुचि के अभाव के कारण, पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। देखो वुडवर्थ ने क्या कहा था? तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। और एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसी समय उसे कार्य दे दिया जाता है, तो वह उसमें रुचि लेता है तथा उस कार्य को सफल बना देता है। परंतु यदि व्यक्ति तत्पर नहीं है और उसे कार्य दे दिया जाता है, तो रुचि के अभाव के कारण वे कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करते। बस सीधा सिंपल है। आगे लिखो अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम
और उपनियम में लगाना उपयोग अनुपयोग का नियम। हेडिंग लगा के रेडी करो, हेडिंग लगा के रेडी करना है। उपयोग अनुपयोग का नियम। लिख लिया? अभ्यास का नियम, उपनियम है, उपयोग अनुपयोग का नियम। नीचे वाली लाइन से लिखो, एक व्यक्ति को यदि किसी कार्य की महत्ता ओब्लिग उपयोगिता बता दी जाती है, महत्ता ओब्लिग उपयोगिता बता दी जाती है, तो वह उस कार्य के लिए अधिक अभ्यास करता है, तो वह उस कार्य के लिए अधिक अभ्यास करता है, तो वह उस कार्य के लिए अधिक अभ्यास करता है, तो वह उस कार्य के लिए अधिक अभ्यास करता है और कार्य को सफल बना देता है, और कार्य को सफल बना देता है। और कार्य को सफल बना देता है। परंतु यदि उसे कार्य अनुपयोगी लगे, परंतु यदि उसे कार्य क्या लगे, परंतु यदि उसे कार्य अनुपयोगी लगे, तो वह पर्याप्त मात्रा में अभ्यास नहीं करता है, और अभ्यास की कमी के कारण पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। चलिए अगला लगाओ प्रभाव का नियम। और आगे उपनियम में क्या लिखोगे? संतोष ओब्लिक असंतोष का। प्रभाव का नियम। अब इसका उपनियम है संतोष ओब्लिक असंतोष का नियम। लिखो, एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। चाहे कुछ भी आए, परिणाम जरूर आता है। तो उसके परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। हेलो, कोचिंग यहाँ सर? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं भेजूँ, है ना? ठीक है, मैं 12 बजे फ्री हूँ, तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी है कहीं, या फिर घंटों पर वेट हो जाए। ठीक है, मैं भेजा, है ना? हाँ, जाना।
ठीक ठीक ठीक। देखो, एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। यदि 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 परिणाम से व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है, यदि परिणाम से व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है, यदि परिणाम से व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है, तो वह उस कार्य को, हाँ कोचिंग में जो जल्दी कोई तबीयत खराब है, दुर्गा कितने, 1 मिनट आओ, दुर्गा आओ 1 मिनट पर। तो वह उस कार्य को पुनः दोहराता है, तो वह उस कार्य को पुनः दोहराता है तथा उस कार्य में महारत हासिल कर लेता है या निपुणता हासिल कर लेता है। तो वह उस कार्य को पुनः दोहराता है तथा उसमें निपुणता हासिल कर लेता है, ठीक है। परंतु यदि परिणाम से असंतोष का अनुभव हो, तो वह वापस उस कार्य में नहीं जुट पाता है। जुट मतलब उस कार्य में लग जाना, तो वापस उस कार्य में नहीं जुट पाता है। पूर्ण रूप से नहीं जुट पाता, कोई डेटो ही जुट ही जावे, तो वह उस कार्य में पूर्ण रूप से नहीं जुट पाता है, ऐसे लिख लो। तो वह उस कार्य में वापस पूर्ण रूप से नहीं जुट पाता। अब आज इतना ही पढ़ेंगे, अभी 4-5 मिनट है, उसमें अपन करेंगे रिपीट, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बचे हैं, अब हेडिंग लगा लेना, द्वितीयक ऑब्लिक गौण नियम है वो अपन कल पढ़े, ठीक है।